सो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, होस्ट फैक्टर्स ऑफ डिफेंस, होस्ट मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ इम्यून सिस्टम फैगोसाइटिक एक्शंस पढ़े थे, जिसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्यून सिस्टम के फैगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम से किस तरह से स्केप करके जो है अपने आप को बॉडी में जो है स्प्रेड कर रहा होता है, डिजीज ट्रांसमिट कर रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि होस्ट में ऐसे कौन कौन से डिफेंस सिस्टम है, होस्ट में क्या क्या एबिलिटीज हैं कि वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म को फर्दर ट्रांसमिट होने से रोकता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारी स्किन, और क्योंकि दे आर द एक्सटर्नल आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, तो सबसे पहले आ जाते हैं स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पर। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है या वो फर्स्ट लेयर है जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो फेस करती हैं। ठीक है, तो ये जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है इसे हम फर्स्ट बैरियर भी कह सकते हैं अगेंस्ट द microorganisms. ठीक है, the skin and mucous membranes serve as the mechanical and physical barriers that prevent the microorganism from reaching potential sites of infection. Tight cell junction in the tissue prevent the microbes from passing through. ठीक है, सेल्स के दरमियान जो है इतना कनेक्शन जो होता है इट इज दे आर टाइटली पैक्ड कि वो बहुत से माइक्रोब्स को अलाउ नहीं करते कि वो एंटर हो सके इनसाइड द बॉडी। ठीक है, स्किन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन टर्म ऑफ सरफेस एरिया। इट कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, डर्मिस एंड द एपिडर्मिस। ठीक है, अब जो स्किन है वो भी दो पोर्शंस या दो लेयर्स से बनी हुई है। नंबर वन इज एपिडर्मिस, जो कि हम कह सकते हैं कि आउटर लेयर ऑफ सेल्स है, और डर्मिस जो है हम कह सकते हैं कि इट इज द डीप लेयर डाउन द एपिडर्माइडिस। Dermis is the inner thicker portion of the skin. It is composed of connective tissues, while epidermis is the outer thinner portion of the skin. ठीक है, तो जो फर्स्ट लेयर है वो है epidermis and the second deeper layer is the dermis. It is in direct contact with the external environment. Epidermis consists of a layer of highly packed epithelial cells. Top layer of epidermal cell is dead. It contains waterproofing portion, keratin, and the intact skin is impenetrable by organism. When epithelial surface is broken, a subcutaneous infection often develops. ठीक है, एपिडर्मल लेयर जो होती है वो एपिथेलियल सेल्स से बनी होगी, और ये जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो आपस में हाईली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टिव होते हैं, और ये अलाउ नहीं करते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनसे किसी तरह से इनमें से पास होकर फर्दर डर्मिस तक पहुँचे। लेकिन अगर जो है ये जो एपिडर्मल लेयर है वो कहीं से ब्रोकन होगी, कोई इंजरी हुई भी होगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि माइक्रोब या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो डीप इनसाइड द लेयर जो है डीप इनसाइड द टिश्यू जो है ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, इट इज impenetrable by organism. When epithelial surface is broken, a subcutaneous infection often develop. फिर आ जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पर। अगेन म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ epithelial layer underlining connective tissue layers. ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन भी एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई है। अगेन एपिथेलियल सेल्स हाईली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, पैक्ड है, और लेकिन इसमें क्या है कि ये सेल्स जो है, ये जो लेयर है वो एक फ्लूइड कह सकते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करती है which is injurious to microbial cells. ठीक है, माइक्रोबियल सेल्स या फॉरेन पार्टिकल्स जो है
उसके लिए जो है ये अगेन ये लेयर जो है ड्यू टू दिस म्यूकस फॉर्मेशन इज मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए जो है किलिंग इफेक्ट देती है, ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है। तो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनके जो कि हाईली विरुलेंट नहीं है या वो तो वो इस लेयर से भी जो है पास नहीं हो सकते। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन द म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ हो सकती है? जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनिटल, यूरिनरी ट्रैक्ट। एपिथेलियल लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन secrete a fluid called mucus, those prevent the tract from drying out। ठीक है, तो ये लेयर जो होती है ये म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल्स होंगे वो ड्राई नहीं हो सकेंगे। Some pathogen can tolerate moist environment of mucous membrane। ठीक है, जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस लेयर की वजह से या इस म्यूकस की वजह से किल हो जाएंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो इस इन्वायरमेंट को भी जो है वेट इन्वायरमेंट को भी जो है क्या कहते हैं रेजिस्ट कर जाएंगे, तो वो जो है इस लेयर से भी जो है पास कर जाएंगे। Some pathogens can tolerate moist environment of mucous membrane and are able to penetrate mucous membrane. This type of penetration is facilitated by toxic substances produced by organisms। ठीक है, तो organisms के पास भी ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया गया है। ठीक है, they produce some certain enzymes, certain toxins which allow them to penetrate inside the mucous membrane. This type of penetration is facilitated by toxic substances produced by organisms, injury by viral infection of mucal irritation. Mucous membrane of nose also has hairs that filter the air, trap organisms, dust and pollutants। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अगर जो है यानी हेयर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो क्या करेंगे वो फॉर एग्जांपल नोज की एग्जांपल ले ली जाए तो नोज में हेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या करेंगे बहुत से डस्ट पार्टिकल्स ऑर्गेनिजम्स को जो है वही हेयर्स में ही ट्रैप कर लेंगे और ये फर्दर आगे जो है ऑर्गेनिज्म को मूव करने नहीं देंगे। ठीक है, तो जो है ये इस तरह से जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में हेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि माइक्रोब्स को और डस्ट पार्टिकल्स को, पोल्यूटेंट्स को जो है ट्रैप कर देते हैं। The cells of the mucous membrane of respiratory are covered by cilia that are projection in this from the cells. They are made up of microtubules. These cilia have a rhythmic waving, beating motion. They work, for instance, to keep the airway clear and mucus and dirt, allowing us to breathe easily without irritation। ठीक है, hair like cilia जो है in the mucous membrane they trap most of the organisms, जिसकी वजह and dust particle, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो clean air होगी it can move inside the body। फिर आ जाते हैं sebaceous gland। Sebaceous gland of the skin can produce oily substances that is called sebum that prevents hair drying. It also forms a protective cells over the surface of the skin. One of the component of sebum is unsaturated fatty acids। ठीक है, sebaceous glands क्या करते हैं कि ऑयल फॉर्म या ऑयल लाइक सब्सटेंसेस जो है स्प्रीड करते हैं, जो कि अगेन ऑर्गेनिज्म को जो है एंट्री के लिए रोकता है। ठीक है, और अगेन एंड सेल्स और जो हेयर्स होंगे उनको ड्राई आउट होने से भी रोकेगा। ठीक है, इट फॉर्म द प्रोटेक्टिव सेल लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, component of sebum is unsaturated fatty acids which inhibit the growth of certain bacteria। Again कुछ organisms को, कुछ pathogenic organisms को या कुछ वो organism जो कि highly virulent नहीं है उनको ये prevent करेगी, लेकिन again फिर कुछ organisms ऐसे होंगे जो कि इसको भी resist करके move कर सकते हैं इनसे। और इसके अलावा भी जो है डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं जिससे ऑर्गेनिज्म जो है inside deep inside the
लेयर या एपिडर्मिस या मूव कर सकता है. The low pH of the skin between 3 to 5 is caused by secretion of fatty acid and lactic acid. The skin acidity discourages the growth of many organisms. ठीक है, एक ये भी प्रॉपर्टी है स्किन की कि स्किन जो स्किन में जो है एसिडिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है, स्पेशली ड्यू टू दिस म्यूकस फॉर्मेशन. तो एंड sebaceous gland making oil to prevent the growth of most of the organism which cannot resist the low pH. ठीक है, certain bacteria can metabolize sebum which form fatty acid that cause inflammatory response associated with kidney. Acetone is a derivative of vitamin A that prevent the sebum formation. It is treatment of severe acne prone called cystic acne. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है सीबम को भी यूटिलाइज कर लेता है या मेटाबोलाइज कर लेता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि वो इस बैरियर को भी पास करके डीप इनसाइड द टिश्यू चला जाता है. और इसके अलावा आप बहुत से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हो जिसकी वजह से जो आपका स्किन की एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो रही होती है. लाइक एक्नी ट्रीट करने के लिए कुछ जो है एक्नी ट्रीट करने के लिए कुछ हम मेडिसिन कुछ क्रीम्स यूज करते हैं जिसके अंदर एक कंपोनेंट होता है दैट इज एसीटोन. उसकी वजह से भी जो है सीबम फॉर्मेशन नहीं हो रही होती. सीबम फॉर्मेशन नहीं होगी तो इट अलाउ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू एंटर इनसाइड द बॉडी. फिर आ जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द स्किन प्रोड्यूस perspiration which maintain the body temperature. Perspiration also contain lysozyme enzyme capable of breaking down cell wall of the gram-positive bacteria. Lysozyme is also found in tears, saliva, nasal secretion and tissue fluids. ठीक है, sweat glands that produce sweat. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है. इसके अलावा ये जो स्वेट होगा उसके अंदर जो है लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं. लाइसोजाइम एंजाइम्स का काम ही ये होता है कि वो माइक्रोबियल सेल्स की जो है डाइजेशन करने लगता है. अच्छा जी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, उनकी सेल वॉल को जो है उनकी सेल वॉल पर अटैक करेगा और सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा. अच्छा जी, लाइसोजाइम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? टीयर्स, सलाइवा, नेजल सिक्रेशन एंड टिश्यू फ्लूइड्स. अच्छा जी, ये एक जो है स्वेट ग्लैंड का यहाँ जो है एक पिक्चर एक डायग्राम दी गई है कि ये किस तरह से जो है स्वेट प्रोड्यूस होता है और फर्दर जो है स्किन पर आता है. ठीक है, सम स्वेट ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं डीप इनसाइड द स्किन that produce the sweat और वो जो है different pores के थ्रू जो है स्किन सरफेस पर आ जाता है. फिर आ जाते हैं गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस that is present in the stomach. ठीक है, गैस्ट्रिक जूस इस जो है अगेन इसका पीएच भी जो है एसिडिक पीएच होगा. एसिडिक पीएच होगा तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट रेजिस्ट द एसिडिक पीएच उनकी किलिंग के लिए जो है इट इज बेनिफिशियल. गैस्ट्रिक जूस इज प्रोवाइडेड बाय produced by stomach. It is a mixture of HCl which has a pH high pH from 1 to 3. It is sufficient to preserve high acidity. This acidity destroy bacteria. Most bacterial toxins of Clostridium botulinum and एस ऑरियस. ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को जो है ये किल कर देता है. मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स को जो है अलाउ नहीं करता टू एंटर इनसाइड द या वर्क इनसाइड द बॉडी टू एस्टैब्लिश इनसाइड द बॉडी. स्पेशली क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म और एस ऑरियस को जो है ये प्रिवेंट करता है फॉर इट्स
Helicobacter pylori neutralize stomach acidity, so it can grow inside the stomach and responsible for gastritis and ulcer. ठीक है, अगेन फिर वही बात आ जाती है कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते, लाइक क्लोस्ट्रीडियम एंड सॉलिस, और वहाँ उनकी किलिंग हो जाती है. लेकिन अगेन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, स्पेशली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, विच कैन न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिडिटी, और वो वहाँ ग्रो भी हो सकता है और फर्दर डिजीज हो सकता है, दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर. फिर आ जाते हैं, ब्लड ऑल्सो कंटेन एंटीमाइक्रोबियल केमिकल्स लाइक ट्रांसफरेंस. ट्रांसफरेंस इज अ आयरन बाइंडिंग blood plasma glycoprotein that control the level of free iron in biological fluid. Human transferrin produced in liver is is encoded by TF genes as a 76 kilo delta glycoprotein. ट्रांसफेरिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. इनका बेसिक मकसद ये होता है कि ये जो है ब्लड में और जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है ये आयरन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ट्रांसफेरिन जो है लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, और ह्यूमन ट्रांसफेरिन जीन जो होती है वो इनकोड करती है टू फॉर्म द ट्रांसफरेंस. ट्रांसफरेंस प्रोड्यूस होते हैं और उनका जो है ये काम होता है कि वो आयरन जो होता है डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड के थ्रू जो है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जो है ट्रांसफर करते हैं या प्रोवाइड करते हैं आयरन. Iron bind tightly but irreversibly. The main role of it is to deliver iron from absorption center in the duodenum and white blood cells, macrophages, to all the tissues. It also play a role in area where erythropoiesis and active cell division occur. ठीक है, क्योंकि ये जो है आयरन प्रोवाइड करें टू डिफरेंट सेल्स एंड डिफरेंट टिश्यूज, तो ये क्या करते हैं कि ये जो है ड्यूडेनम एंड वाइट ब्लड सेल्स मैक्रोफेजेस से जो है जो इनको आयरन मिलती है वो जो है ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को जो है ट्रांसफर करेंगे. फिर आ जाते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स. लैक्रिमल ग्लैंड्स जो है ज़्यादातर आपकी आई एरिया में प्रेजेंट होते हैं, that are responsible for producing tears in your eyes. ठीक है, lacrimal glands protect the eyes and are group of structures that manufacture tears. The continuous washing of tears helps to keep organisms settling on the surface of the eye. Lacrimal glands secretes aqueous layer of heavy tear on entering an irritating substance on the eye. कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जैसे ही सेल के जैसे ही आई के अंदर आई के थ्रू एंटर होने की कोशिश करता है, तो आपकी स्किन आपकी जो आई होगी वहाँ इरिटेशन फील होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि लैक्रिमल ग्लैंड जो है एक्टिवेट हो जाता है एंड इट प्रोड्यूस फ्लूइड दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द microbe. Lacrimal glands secrete aqueous layer that is the heavy tear on entering any irritating substance on the skin. The excessive production of tears is a protective mechanism. It dilutes and washes away the irritating substances. It continually releases fluid which cleans and protects this eye surface as the lubricant and moisture in it. फिर आ जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड पे. सैलिवरी ग्लैंड भी जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट प्रोड्यूस द सलाइवा इन योर माउथ. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है. एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या फर्क है, किसी को कुछ आइडिया है? Exocrine glands that produce saliva through system of ducts. ठीक है, saliva washes the number of microorganisms from surface of teeth, mucous membrane of mouth,
इट प्रिवेंट्स कॉलोनाइजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगेन सलाइवा जो है प्रोड्यूस करते हैं थ्रू सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अगेन ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनाइजेशन को स्टॉप करेगा। Humans have three pair of salivary glands, parotids, submandibular and sublingual, as well as hundred of minor salivary glands. ठीक है, ये कुछ जो है salivary glands की पिक्चर है जिसमें जो है different types of glands दिखाए गए हैं that are associated formation of saliva inside the mouth. फिर आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में प्रोटीन्स आ जाती हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स आ जाती हैं जो कि ऑप्सनाइजेशन करती है, ऑप्सनाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं, या जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करती है, ताकि जो है जो इम्यून सेल्स हैं वो अपना वर्क बेटर कर सकें, और जो है माइक्रोबियल सेल्स को माइक्रोब्स एंटर हो गए हैं इनसाइड द बॉडी तो उसको रिमूव कर सके। अभी जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है इट इज मेड अप ऑफ 9 प्रोटीन्स। ठीक है, 9 बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ एट लीस्ट 9 प्रोटीन्स, beta globulin proteins, components of the serum. All these components interdependently participate in various immunological defense mechanisms, specific, non-specific enzyme enhancers. ठीक है, तो ये जो है इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये स्पेसिफिकली बाइंड हो जाते हैं टू डिफरेंट एंजाइम्स और टू डिफरेंट माइक्रोबियल सेल्स, और जब ये उनके साथ जब अटैच होते हैं तो फिर जो फैगोसाइटिक प्रोसेस होता है वो स्पीड अप हो जाता है, ऑक्सीनाइजेशन होती है, और माइक्रो और जो इम्यून सेल्स है वो भी जो है ड्यू टू दीज प्रोटीन्स मार्कर्स हम जो है इसको माइक्रोबियल सेल्स को या फॉरेन पार्टिकल को जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, और फिर जो है उसका फर्दर एक्टिविटी। These proteins are designated as C1 to C9. C1 has identified as complex of 3 subfractions. C1 से लेकर C9 प्रोटीन्स तक होते हैं, और C1 के भी फर्दर 3 subfractions या सब यूनिट्स होंगे। This system is called the complement because of its classic role in immunological reaction involved immunoglobulin. ठीक है, components fill out or compete these various reactions non-specifically on the same general pattern. ठीक है, अच्छा जी, इसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होगा, स्पेशली जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होगी, एंटीबॉडीज इसको जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, और जो है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट इज रिलेटिवली नॉन स्पेसिफिक इन इट्स फिक्सेशन प्रॉपर्टी because complement can react non-specifically with any immunoglobulin produced in any species. It, however, has been observed that mammalian complement combines when with the mammalian immunoglobulin. Avian complements combine with the avian immunoglobulin. ठीक है, इट इज अच्छा क्या होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होंगे वो इम्यूनोग्लोबुलिन सॉरी एंटीबॉडीज के साथ जो है रिएक्ट कर जाएंगी। ज्यादातर स्पेसिफिकली ये हो सकता है कि मैमेलियन एंटीबॉडीज हैं तो वो मैमेलियन कॉम्प्लीमेंट्स के साथ अटैच हो सकती हैं, और एवियन है तो उसके साथ हो सकती है। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आर बीटा ग्लोबुलिन फाउंड इन नॉर्मल सीरम ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल्स। All immunoglobulin classes cannot activate the complement system. Only IgG and IgM types of immunoglobulin can do so. ठीक है, तो सारी एंटीबॉडीज जो होंगी वो इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को
एक्टिवेट नहीं करेंगी। स्पेशली आईजीजी और आईजीएम जो है ये ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकती है। आईजीएम इज मोर एफिशिएंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर एज कंपेयर टू आईजीजी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है। Adjacent complement activate means transformation of non-enzymatic precursor complements or complement system to enzymatically active form due to some change in antibody molecules and subsequently 1 to 9. 3 पाथवे हो सकते हैं इनकी एक्टिवेशन के लिए। नंबर 1 is classical pathway, alternating pathway और Hegman factor dependent pathway। क्लासिकल पाथवे में क्या होगा? इट इज द प्रोटोकॉल ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन व्हिच इज इनिशिएटेड व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा। अजान के बाद ओके तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन की बात हो रही थी। फर्स्ट इज द क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे में किस तरह से एक्टिवेशन होगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा एंड इसकी वजह से जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ प्रोटीन्स जो होंगी एंटीबॉडी की कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वो एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ऑल्टरनेटिंग पाथवे। ऑल्टरनेटिंग पाथवे में क्या होगा? जो एक्टिवेटेड कंपोनेंट्स है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के वो फर्दर जो है इन्वॉल्व होंगे और जो है डिफरेंट रिएक्शन करेंगे और उसके बाद फर्दर जो प्रोटीन्स होंगे उनको एक्टिवेट करेंगे। ऑल्टरनेटिंग पाथवे डज नॉट रिक्वायर एंटीजन एंटीबॉडी complex, instead it activated by initiation factor, further it does not involve C1, 4 or C3। ठीक है। इस ऑल्टरनेटिंग पाथ में C1, 4 और 3 इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर होंगे जो कि इनिशिएशन फैक्टर जो कि ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का ही हिस्सा होंगे, उसके सब फ्रैक्शंस होंगे जो कि फर्दर प्रोटीन्स को जो है फर्दर रिएक्शन करते हुए उसी के प्रोटीन्स को जो है एक्टिवेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज हेगमैन फैक्टर डिपेंडेंट पाथवे। इट is activated when the factors 11 of coagulation system, and that is Hegman factor, acquires an activated status। ठीक है। एक फैक्टर है कोएगुलेशन सिस्टम का, दैट इज हैगमैन फैक्टर्स। ठीक है। वो जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये जब एक्टिवेट होता है तो ये भी जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन ऑफ हैगमैन्स फैक्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिन which besides its activity of dissolving prevent formation of clot, fibrin clots। ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि प्लाज्मिनोजेन होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, वो एक्टिव हो जाता है इनटू प्लाज्मिन और फिर प्लाज्मिन का क्या काम होता है? वो फिब्रिन को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है। इससे एक्टिवेट्स द जब हैगमैन फैक्टर एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? प्लाज्मिन को फॉर्मेशन होगी और प्लाज्मिन ये जो प्लाज्मिन होगा ये अपनी जो फिब्रिन वाली एक्टिविटी है वो नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा C1 को एंड बिगिन द पाथवे। रेस्ट ऑफ द रिएक्शन आर सेम एज द बेसिक क्लासिकल पाथवे। फिर जैसे क्लासिकल पाथवे चलता रहेगा वैसे ही क्लासिकल पाथवे में जो जो प्रोटीन्स बनेंगी वैसे ही वो सारी प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी। फिर आ जाते हैं इंटरफेरॉन्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक एंटीवायरल मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन द ह्यूमन बॉडी इज इंटरफेरॉन्स। ठीक है। इंटरफेरॉन्स भी जो है डिफरेंट इम्यून सेल्स बनाते हैं। ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय इन 1957 बाय Isaac and Lindman। Interferons are named because of their ability to interfere with the viral replication। ठीक है। They interrupt the viral replication। So all human cells are capable of producing interferons, have interferon receptors on the plasma membrane। ठीक है। ज्यादातर इंटरफेरॉन्स जो है वायरल अटैक को जो है प्रिवेंट करता है, वायरल वायरसेस को जो है एंट्री से प्रिवेंट करता है, उनकी डिस्ट्रक्शन के लिए काम आता है।
तो मोस्ट ऑफ द सेल्स पर भी जो है इंटरफेरॉन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जब रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं दे प्रोड्यूस इंटरफेरॉन्स. It is a protein substance, cytokines, synthesized by body under the stimulus of virus infection and other agents such as lipopolysaccharides, synthetic polynucleotides, and double-stranded DNA. ठीक है. Other than viruses, they also fight against the lipopolysaccharide, synthetic polynucleotides, and double-stranded DNA. Interferons provide a normal cell resistant to viruses by inducing the cells to produce viral inhibitory proteins. ठीक है, viral inhibitory proteins बनाएंगे और viral attack से जो है सेल को प्रिवेंट करेंगे. Interferon produced in response to any virus is equally effective against other viruses. They are cell signaling molecules within the immune system. Can only viruses induce the interferon production? No, not only viruses, but other agents can induce production of interferons such as bacteria, protozoa, bacteria endocytosis, because they have the lipopolysaccharides. ठीक है, तो उससे भी जो है इंटरफेरॉन्स एक्टिवेट हो सकते हैं. फंगल एक्सट्रैक्ट्स, वायरल डबल स्ट्रैंडेड RNA, पॉलीफॉस्फेट्स एंड पॉलीसल्फेट्स आर एग्जांपल ऑफ इंड्यूसर्स. ठीक है, इन सब की वजह से, इन सब की एंट्री की वजह से भी जो है इंटरफेरॉन्स एक्टिवेट हो सकते हैं. Interferons are also produced by cancerous tumor cells. Okay, our interferons have two types. Type 1 contain interferon alpha and beta, and type 2 contain gamma and omega. Type 1 are identical in structure and function. A and B. A are secreted by virally infected leukocytes. ठीक है, एक सेल है इम्यून सेल होगा इस जो कि ऑलरेडी वायरस से जो है इन्फेक्टेड होगा, तो इट start the secretion of interferon alpha. ठीक है, फॉर एग्जांपल मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस या लिम्फोसाइट्स पर वायरल अटैक हुआ है तो ये इंटरफेरॉन अल्फा secrete करना जो है शुरू कर देंगे. Interferon beta are secreted by fibrinoblast. They interfere with the viral replication in uninfected cells. ठीक है, they also alter the immune cells such as nature killer cells that an infection has occurred. They are part of non-specific immunity and appear in early stage of infection. ठीक है, innate immunity में जो है इंटरफेरॉन्स का इम्पोर्टेंट रोल है. ठीक है, और ये इनका ये भी काम होता है, ये इम्यून सेल्स को अलर्ट कर देते हैं ताकि जो है नेचर किलर सेल्स जो है वायरल पार्टिकल्स को या ऐसे सेल्स जो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनके ऊपर ये एक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Type 2 interferons produced by activated T lymphocytes and natural killer cells. They stimulate the activation of macrophages. For this, they also known as macrophage activator. They are part of specific immunity and part in infection later. Type 2 interferons जो होते हैं वो specific immunity या adaptive immunity का हिस्सा होंगे, जबकि part interferon 1 जो होते हैं वो innate immune system का part होंगे. So this was all about the